जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएससीए बाय विशाल सर यानी कि एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को कवर कर रहे होंगे। बस 4 दिन की बात है, फिर सुहानी रात है? चलिए, तो दोस्तों बात कुछ इस प्रकार की है, जैसा कि आपको पता है डेट वगैरह आप लोग ऑलरेडी जानते हो और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दोस्तों 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 13, 14, 15, 16 इन 4 दिनों का गैप लूँगा और गैप आप लोगों के लिए ही लूँगा, ठीक है। और 16 तारीख तक तो गैप, और 17 तारीख को मेरी क्लासेस जो हैं वो लाइव स्टार्ट रहेंगी। इससे पहले जो क्लासेस थी वो लाइव नहीं थी, बट अब क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। 13 से 16 तारीख तक की मैं क्लासेस जो रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जो क्लासेस होंगी ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, जो अपकमिंग आप लोग एग्जाम दोगे, जिसमें मैंने सेशंस को बनाया है एग्जाम वाली जीके जीएस। ये वही सेशंस मैंने स्टार्ट किए हैं जो आज के 3-4 महीने पहले स्टार्ट किए थे, जिसने हर एग्जाम में ताबड़तोड़ तरीके से हल्ला बोल दिया था, ठीक है। तो एसएससी फेज 12 का पहला एग्जाम 20 तारीख से स्टार्ट है और दोस्तों उसके बाद आपके जुलाई में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी सीएचएसएल के। दोनों ही बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। होप सो आप आगे यूं ही बढ़ते रहोगे और बढ़ना ही आपका कर्तव्य है। सपने आपके अपने साथ साथ माँ बाप के भी दोस्तों पूरे करने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। ये सेशन रिकॉर्डेड है दोस्तों। मैंने आपसे जैसा कि डेट बताया है, ये सेशन 8 बजे वाली क्लास रेगुलर रहेगी, जो दोस्तों 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है। प्लीज इस बात पे ध्यान देना और अच्छी तरीके से सेशंस को कवर कीजिएगा। स्टार्टिंग हमारी दोस्तों एसएससी से है, फिर रेलवे, आरएफए वगैरह, फिर डी ट्रिपल एस भी आप जानते ही हो, डिफेंस और यूपीपी री एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वैसे क्लास 1.5 घंटे की होती है, लेकिन 3-4 दिन तक क्लास आपको 1-1 घंटे या 55-55 मिनट की मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त दोस्तों कर दिया गया था? देखो, सबसे बड़ी हम लोग बात करते हैं, आपने दोस्तों एक शब्द सुना होगा टैक्स का। आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों टैक्स का, और जितने भी टैक्स हैं दोस्तों सभी टैक्स को समाप्त कर दिया गया। जितने भी टैक्स है दोस्तों सभी टैक्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और एक नए टैक्स का निर्माण होता है जिसको हम लोग दोस्तों जीएसटी के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से? जीएसटी के नाम से जानते हैं। टैक्स कितने प्रकार का होता है बेटा? टैक्स होता है 2 प्रकार का। एक टैक्स होता है प्रत्यक्ष, और बेटा एक टैक्स होता है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष तौर पर जानते हैं। प्रत्यक्ष जो टैक्स होता है इसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, और अप्रत्यक्ष जो टैक्स होता है इसके लिए हम लोग दोस्तों इनडायरेक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, यानी कि दोस्तों सीबीडीटी, यानी कि दोस्तों सीबीडीटी के बारे में। जो सीबीडीटी की बात की जाए, इसके पहले इसके चेयरमैन के नाम पूछा है, तो बेटा इसके पहले चेयरमैन का नाम था जमुना प्रसाद सिंह। इसके पहले चेयरमैन थे जमुना प्रसाद, उनका नाम दोस्तों जमुना प्रसाद सिंह था, जो इसके पहले चेयरमैन थे। वर्तमान में जो दोस्तों नए चेयरमैन बने उनका नाम नितिन गुप्ता होगा। होप सो लगभग में सभी के आंसर ठीक है। तो नितिन गुप्ता दोस्तों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नितिन गुप्ता वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनकी सैलरी पता है इसमें कितनी होती है? अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए सर इनकी सैलरी कितनी होती है, तो याद रखना 225 फिर 000, यानी कि 2,25,000। ओए होए 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 2,25,000 दोस्तों इनकी सैलरी होती है। ये भी एक आईएएस ऑफिसर से होते हैं। यहां से क्वेश्चंस तमाम सीट आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से, सीबीआईटी से क्वेश्चन बनेगा, सीबीडीटी से क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी से क्वेश्चन बनेगा, टैक्सेस से क्वेश्चन बनेगा, संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जीएसटी वाला, वहां से क्वेश्चन बनेगा, विरोध से क्वेश्चन बनेगा, दुनिया में पहला देश कौन सा है वहां से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ा है, और दुनियादारी छोड़ो, मेरे साथ रेगुलर हो तो आपने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं, जिसने सरोद में बहुत ज्यादा विकृति की है, बहुत ज्यादा नाम कमाया है सरोद सम्राट के नाम से? पंडित रविशंकर प्रसाद, अमीर अली खान, अमजद अली खान, या दोस्तों किशन, या फिर किशन महाराज? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पंडित रविशंकर जी थे, नहीं थे दोस्तों। अमीर अली खान थे, नहीं थे। अमजद अली खान थे,
क्वेश्चन कहाँ से याद रखना दोस्तों, अमजद अली खान, जिनको हम लोग उस्ताद, जिनको दोस्तों याद रखना हम लोग उस्ताद के नाम से जानते हैं। उस्ताद वैसे हर व्यक्ति के पीछे लोग लगा देते हैं, उस्ताद कैसे हो, लेकिन उस्ताद हालांकि उस व्यक्ति के नाम क्या लगाया जाता है दोस्त में प्रख्यात होता है, रंगबाज होता है। जैसे ड्राइवर, अरे साहब आप तो उस्ताद टाइप के हो, मतलब आप एकदम निपुण हो उस काम में, तो उस्ताद दोस्तों आप लोग यहाँ पे लगा दोगे। ये याद रखना, ये 6वीं पीढ़ी के दोस्तों, ये याद रखना 6वीं पीढ़ी के सरौंद वादक थे। ये 6वीं पीढ़ी के दोस्तों सरौंद वादक थे। इनका संबंध दोस्तों कहाँ से था, इनका संबंध आप लोग याद रखोगे ग्वालियर घराने से। बेटा इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध आप लोग याद रखना ग्वालियर घराने से दोस्तों ये संबंधित थे। इनके पिता का नाम था दोस्तों हाफिज अली खान। अगर मैं आपसे बात पूछ दूं इनके पिता का नाम किससे था, इनका पिता का नाम था हाफिज, इनके पिता का नाम था हाफिज अली, इनके दोस्तों पिता का नाम था हाफिज अली खान। ठीक है, हाफिज अली खान दोस्तों इनके पिता का नाम था। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय आकलन के तरीकों में से एक नहीं है। मैंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय आकलन के तरीकों में से एक नहीं है, मतलब कि दोस्तों नेशनल इनकम की बात की गई है और राष्ट्रीय आय जब आप आंकते हो उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन बैंकिंग विधि या फिर व्यय विधि या फिर उत्पाद विधि या फिर दोस्तों आपकी आय विधि। हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में कहा गया है नेशनल इनकम को आप दोस्तों कैसे निकालोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। नेशनल इनकम निकालने के लिए एक मेथड नहीं है, वो बैंकिंग का सेक्टर याद रखना बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, इन सबसे आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। अगर आपसे मापने के दोस्तों अलग मेथड पूछे जाएं, सर और कौन कौन से मेथड है इसको मेज़र करने वाले, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मेज़र करने वाले अगर मैं बात करूं, एक आप दोस्तों याद रखना, एक दोस्तों आपके सामने यहाँ पर उत्पाद होता है, उत्पाद विधि होती है, एक आपके पास दोस्तों आय विधि होती है और एक आपके पास दोस्तों व्यय विधि होती है। मतलब दोस्तों 3 विधियां होती हैं, पहली आपके सामने, दूसरी आपके सामने दोस्तों, तीसरी आपके सामने है। विधियां ही 3 होती हैं और 3 की तीनों विधि आपके पास में है, व्यय, उत्पाद और आय। ये 3 की तीनों विधियां दोस्तों आप लोग याद रखोगे। अगर मैं कहूं पहली बार आकलन शुरू कब किया गया था, तो बेटा याद रखना नेशनल इनकम के लिए दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी, नेशनल इनकम के लिए बेटा जो इनकी शुरुआत हुई थी वो 1951 में यानी कि 1951 में हुई थी। सर किसके द्वारा, तो आपका आंसर बेटा आएगा केंद्रीय सांख्यिक, तो बेटा आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा केंद्रीय सांख्यिक संगठन। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिक संगठन क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा, इसने इसको पहली बार तैयार किया था। इसको हम लोग CSO के नाम से जानते हैं। CSO की स्थापना कब हुई थी, इसकी खुद स्थापना 2 मई 1951 में कर दी गई थी। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय सर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर स्थित है। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, दिवस कब मनाया जाता है, डे कब मनाया जाता है, डे याद रखना प्रत्येक वर्ष 29 जून को दोस्तों हम लोग इसका मनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, ये तो ऑफिस है, ऑफिस है ये, लेकिन आयोग भी बनाया गया है इसके लिए, तो सर आयोग का नाम क्या है, बेटा आयोग को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। क्या कहते हैं इनको दोस्तों, हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नाम से जानते हैं। पेपर में आ जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा जनवरी 2000 में हुआ। आप पूछ दोगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको दोस्तों नई दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इसके चेयरमैन का नाम क्या है, बस क्वेश्चन यहीं पर निकल के आता है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो आंसर याद रखना लक्ष्मण करंदीकर। लक्ष्मण दोस्तों क्या है, करंदीकर, लक्ष्मण करंदीकर इनका नाम है। क्वेश्चन स्टैटिक जीके का था, लेकिन यहाँ पर आके ये बन गया दोस्तों करंट अफेयर्स का, ये क्वेश्चन बन गया आपकी करंट अफेयर्स का। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक हम लोगों को। बोर्ड चमक रहा है क्या, एक मिनट, वो सामने गेट ओपन है ना इसलिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा बंद कर देते हैं। आप सही है, चलिए अब ठीक है।
तो बात दोस्तों कहाँ पे हो रही थी, लक्ष्मण करंदीकर, बिल्कुल आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दोस्तों बन जाता है। ये आपकी करंट अफेयर्स हो गई। अब और स्ट्रेटेजी देखा जाए तो दोस्तों जब लोग सांख्यिकी शब्द के प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो याद रखना भारत के अंदर सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर सांख्यिकी का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखना फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना को, जिसने हमारे भारत की दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान को किस में बदल दिया था दोस्तों, याद रखना इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को किस में बदल दिया था। तो आपका आंसर आना चाहिए, इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को दोस्तों गणितीय मॉडल पर बदल दिया था। किस मॉडल पर दोस्तों बदल दिया था, तो आपका आंसर आना चाहिए, इन्होंने दोस्तों गणितीय मॉडल पर इसको बदल दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका यह रहने वाला है। जब आगे बढ़ोगे तो दोस्तों संसद शब्द किसके द्वारा संदर्भित है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधायिका या फिर दोस्तों राष्ट्रीय विधायिका। अब एक बात समझना, संसद शब्द किसको संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों संसद की, जब हम लोग बात करते हैं संसद की, संसद का आर्टिकल कौन सा है बेटा, संसद का आर्टिकल 79 होता है। और संसद के जब हम लोग भाग की बात करते हैं, संसद के नीचे दोस्तों आती है आपकी राज्यसभा। कौन सी आती है दोस्तों, राज्यसभा आती है। राज्यसभा का आर्टिकल बेटा 80 होता है। और इसके नीचे आता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। और लोकसभा जिसको निचला सदन कहते हैं। और आर्टिकल याद रखना दोस्तों इसका 81 होता है। यदि इसको भाग हो गए राष्ट्रपति भी हो जाता है, लेकिन अभिन्न भिन्न अंग। यहां पर कहा जाए संसद शब्द किसको संदर्भित करता है, दिए गए ऑप्शन में राज्यसभा लोकसभा तो भाग हैं, तो ये तो दोस्तों हो नहीं सकते। राज्य विधायिका या राष्ट्रीय विधायिका। अब सोच के देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब होता है राज्य की विधानसभा से, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देश की। तो सीधी सी बात, नो बकवास, आंसर ऑटोमेटिकली नेशनल लेजिस्लेचर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दोस्तों हो जाता है। इसकी डिटेल हम लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलती है, इसकी डिटेल दोस्तों आपको भाग 5 में देखने के लिए मिलती है। अगर बाई चांस आपसे आर्टिकल पूछ दिया जाए, सर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल हमको ये चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, आर्टिकल 79 से लेकर याद रखना आर्टिकल 122 तक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है बेटा, आपको पढ़ने के लिए मिलता है संसद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, संसद के बारे में आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन सही है। अब इसमें ये मत कहना कि सर मुझे और पढ़ा दो कि वर्तमान में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, कितनी सीटों पर हुए हैं, 543 सीटें थी, लोकसभा का अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर, 18वीं लोकसभा का की गठन कब किया गया, इस पे स्पीकर कौन बने, क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक डन है। जिसका टॉपिक डन नहीं है परेशान मन ना हो, जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर जाएगा नहीं। और रेगुलरिटी बना के रखें, जैसे क्वेश्चन अपडेट होते चलेंगे वैसे मैं आपको दोस्तों पढ़ाता चला जाऊंगा। अगला, which president of India was also the deputy chairman of planning commission। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान में एक न्यूज है, वो ये है डिप्टी चेयरमैन नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हमारे भारत के अंदर दोस्तों एक पद समाप्त कर दिया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार अगर भारत के अंदर आ जाती, तो भारत के अंदर एक नया पद निकल के आता सिर्फ सियासत करने के लिए, और वो निकल के आता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। क्योंकि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाते हो तो हम लोग आपको क्या देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन उप प्रधानमंत्री बना देंगे। ये होती है सिर्फ पॉलिटिक्स, ठीक है। खैर हमको क्या मतलब। तो बात है हु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है भारत के कौन है राष्ट्रपति ऐसे थे दोस्तों, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। एकमात्र आंसर वीवी गिरी थे, के.आर. नारायण थे, रामास्वामी वेंकटरमण थे, या फिर आपके प्रणब मुखर्जी थे। क्वेश्चन का आंसर प्रणब मुखर्जी दोस्तों आप लोग याद रखोगे। अगला एक ऑप्शन और होगा दोस्तों, एक प्रणब मुखर्जी हो गए और तथा एक नाम और लिखना तथा दोस्तों एक व्यक्ति और थे जिनको हम लोग जानते हैं मनमोहन सिंह के नाम से। बेटा एक व्यक्ति और थे जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिनको दोस्तों हम लोग मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं। सर जी गोल्गी उपकरण में परिपक्व चेहरा है, गोल्गी उपकरण में दोस्तों जो परिपक्व चेहरा है किस प्रकार का होता है, गोलाकार होता है, उत्तल होता है, द्वितल होता है, या फिर आपका अवतल होता है। बात है गोल्गी दोस्तों एपरेटिस द
द मैचरिंग फेस इज गोलाकार होता है, नहीं होता है, उत्तल भी नहीं होता है, बाई कॉन्क्लेव नहीं होता है दोस्तों, कॉन्केव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल होता है दोस्तों। कैसा होता है? अवतल होता है। क्लियर है? चलिए सर जी, राजा राम मोहन राय ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? राजा राम मोहन राय ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज का पहले नाम दोस्तों क्या था? बेटा ब्रह्म समाज का पहले नाम था, आंसर याद रखना, आत्मीय। क्या था? आत्मीय सभा कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? इसको आप लोग आत्मीय, इसको आप लोग क्या कह सकते हो दोस्तों? इसको आप लोग आत्मीय सभा कह सकते हो। पहले इसको आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और बाद में दोस्तों इसको किस नाम से? बाद में इसको दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, ब्रह्म समाज, इसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से दोस्तों जाना गया। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं स्थापना किसने और कब की थी, तो स्थापना के तौर पर जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया कि राजा राम मोहन राय, आपको जैसा कि बताया गया कि स्थापना दोस्तों इसकी राजा राम मोहन राय ने 1814 में, ऊपर लिखा नहीं लिखा तो डेट दे लेना दोस्तों, 1814 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, इसका नाम बदला कब गया? आत्मीय सभा से ब्रह्म समाज कब बना? तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेना आप लोग आत्मीय समाज। आत्मीय जब समाज लिखोगे तो ईयर आपको बताया गया 1814, और 1814 से दोस्तों याद रखना इसका नाम जो बदला गया वो 1828 में दोस्तों बदल दिया गया। 14 वर्ष बाद नाम बदलकर इसका नाम बेटा ब्रह्म समाज कर दिया गया। ये बात ध्यान से रखना कि नाम परिवर्तित कब हुआ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से आप इसको दोस्तों याद रखोगे। और दूसरी बात याद रखना, यह आत्मीय सभा थी, समाज नहीं था। यह दोस्तों आत्मीय सभा थी बेटा। ये क्या थी? यह आत्मीय सभा थी, ना कि समाज। यहाँ पर ये भी दोस्तों ब्रह्म सभा थी। ये भी दोस्तों याद रखना, ये भी दोस्तों आपका ब्रह्म सभा था। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्म सभा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर बाद में इसको ब्रह्म समाज भी किया गया। तो ब्रह्म समाज कब किया गया? 1829 में। याद रखना इसको सभा से समाज में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों। सभा से किस में कन्वर्ट कर दिया गया? समाज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये ईयर सारे अलग अलग करके दोस्तों याद आप लोग रखोगे। आगे बढ़िए सर जी। ये याद रखना बलिदानों के विरुद्ध था और भगवान की पूजा करने से संबंधित था। पौधों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। बेटा पौधों में जो जाइलम ऊतक होता है और इसका एक भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं? जो भोजन का भंडारण, भोजन को अपने पास स्टोर करता है। वाहिनिका होती हैं, जाइलम तंतु होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होती हैं, या फिर दोस्तों वाहिका होती हैं। क्वेश्चन का आंसर याद रखना जाइलम पेरेन्काइमा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाइलम पेरेन्काइमा बेटा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न प्रकार के खनिजों इत्यादि को आपस में जोड़ जाड़ के भंडारण जाइलम पेरेन्काइमा में दोस्तों भेजा जाता है और ये इनको संग्रहण कर लेता है, भंडारण कर लेता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए थे? बेटा ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन शहर है जहां पर क्या नहीं पाया गया? हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य था जहां पर हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर आपका हरियाणा? बताओ क्या आंसर होगा। बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा तो होगा क्या? क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा कालीन शहर दोस्तों नहीं पाए गए थे? आंसर याद रखना उत्तराखंड के अंदर आपको हड़प्पा कालीन जो शहर है दोस्तों वो नहीं पाए गए थे। अब आप ये कहोगे हड़प्पा कालीन शहर, दोस्तों हड़प्पा कालीन शहर अगर मैं आपसे पूछ दूं प्रमुख केंद्र कौन से थे इसके?
पेपर में क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो आपके प्रमुख केंद्रों से बनता है कि हड़प्पा कालीन शहरों में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। बेटा एक का नाम था जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। बेटा एक था जिसको हम लोग कहते हैं कालीबंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कालीबंगा। एक था दोस्तों जिसको हम लोग जानते हैं लोथल के नाम से। बेटा एक था जिसको हम लोग जानते हैं धौलावीरा के नाम से। एक था जिसको हम लोग जानते हैं राखीगढ़ी के नाम से। एक होता है, बस इतने, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे कह दिया जाए सर जी सबसे प्राचीन अगर आपके पेपर में कह दिया जाए हड़प्पा कालीन शहरों में सबसे प्राचीन शहर दोस्तों कौन सा था। बेटा सबसे प्राचीन जो शहर था इसको हम लोग जानते हैं बिरदाना के नाम से। किस नाम से? बिरदाना के नाम से। बिरदाना की सर जी खोज कब की जाती है? बेटा बिरदाना की जो खोज है आप हैरान हो जाओगे सोचकर कि बिरदाना की जो खोज है दोस्तों वह 2014 में की जाती है। कब? 2014 में सबसे प्राचीन शहर घोषित कर दिया जाता है। न्यूज में कौन सा है? एक बिरदाना याद रखना और एक याद रखना दोस्तों आपका धौलावीरा, जिसको भारत की याद रखना 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बेटा घोषित कर दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया, जो गुजरात में है। भारत के अंदर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या अब वैसे 42 हो चुकी है, शांति निकेतन और आपके हौसले टेम्पल को जोड़कर। सर जी कोयला जलाना किसका उदाहरण होता है? अपघटन प्रक्रिया का, दोहरी विस्थापन प्रक्रिया का, संयोजन प्रक्रिया का, विस्थापन प्रक्रिया कभी नहीं होगा, अपघटन प्रक्रिया कभी नहीं होगा, दोहरी विस्थापन प्रक्रिया कभी नहीं होगा, संयोजन प्रक्रिया याद रखना, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से बेटा जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना कॉम्बिनेशन। इसको बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों क्या होता है? जब बेटा दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, बेटा अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है बेटा? यौगिक बनता है। तो याद रखना वह जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की वह अभिक्रिया बनेगी ना, तो दोस्तों वह जो अभिक्रिया होती है बेटा, जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीधी सी बात है XY बराबर XY, ये हो गई दोस्तों आपकी संयोजन प्रक्रिया। आगे बढ़ोगे दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार आपका है बेटा कौन सा? स्वतंत्रता के अधिकारों में बेटा मैंने आपको बताया है जब भी अधिकार की बात आती है संविधान में, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जिनकी व्याख्या आपको भाग 3 में देखने के लिए मिलेगी। हम लोगों ने यूएसए से इनको चेपा है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अपने आर्टिकल में उठाकर छाप दिया है। कुल मिलाकर संख्या बेटा पहले फंडामेंटल राइट की संख्या पहले 6-7 थी, वर्तमान में दोस्तों इनकी संख्या याद रखना आपकी 6 हो चुकी है। एक आर्टिकल ऐसा बताइए जो निरसित हो चुका है, एक्टिव नहीं है, वह आर्टिकल दोस्तों आपका 31 है, जो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 31A का उठाकर बेटा आर्टिकल 300A में रख कर इसको क्या कर दिया गया? इसको संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के 1978 के तहत। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख बेटा अधिकार कौन सा है? अब सुनो, अब सबसे बड़ी बात मेरी, इन 6 में दोस्तों एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा राइट टू फ्रीडम, राइट टू RIGHT, राइट टू बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम के नाम से। बेटा राइट टू फ्रीडम जो होता है वो आर्टिकल याद रखना 19 से लेके बेटा 22 तक जाता है, लेकिन 19 से लेके 22 तक बेटा एक संविधान संशोधन भी यहाँ पर हो चुका है। सर जी कौन सा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21, फिर बेटा आर्टिकल 21 का ए बेटा, फिर आपका आर्टिकल हो जाएगा आपका 22वां। ये आर्टिकल दोस्तों क्या रखने हैं आपको याद
रखने हैं। आर्टिकल 19, 20, 21, 21 का ए, 22 पे टिक क्यों लगा दिया, 22 नॉर्मल रखो। देखो 19 पहले से, 20 पहले से, 21 पहले से है, 21 के बाद ए बड़ा है मतलब संविधान संशोधन हुआ और 22 आपका पहले से है। ये बात सबको समझ में आती है कि जब पॉलिटी पढ़ते हो तो छोटी ए बनी होती है, इसका मतलब होता है पहले से, और बेटा जो बड़ी ए बनी होती है इसका मतलब होता है इसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पर क्या है, बड़ी ए मतलब इसको जोड़ा गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगती है आपके अधिकारों में, जीवन के स्वतंत्रता में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको चाहिए, निवारक निरोध चाहिए, इकट्ठा होने की आजादी, या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले जियोगे जिंदगी, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार याद रखना। अगर भारत के अंदर आपातकाल लगता है तो भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। किस किस को, आर्टिकल नंबर 21 और 22 ऐसे आर्टिकल होते हैं अगर देश के अंदर आपातकाल लग जाए तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ओके सर, यहां पर सर इन 4 आर्टिकल के बारे में बता दो तो मैं बताऊंगा ही। आर्टिकल 19 आपसे कहता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को विचार तथा अभिव्यक्ति की शक्ति दी जाए। आर्टिकल 20 आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता है दोष सिद्ध के संबंध में व्यक्ति को संरक्षण दिया जाए। आर्टिकल सिर्फ 21 आपसे कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये रहा आपके सामने, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21 ए याद रखना दोस्तों, कहां से आया 21 ये ए याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या बेटा किया जाता है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों के द्वारा अनिवार्य तौर पर तथा मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये पहले आर्टिकल 45 में था बेटा, किसमें 45 में, इसको बाद में उठाकर इसको दे दिया गया, डीपीएसपी में था पहले। इसके बाद आर्टिकल 22 दोस्तों आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता है, क्या कहता है कमेंट करो, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों 22 का कहता है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़िए। सर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the given sector is largely driven by consideration of social welfare, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित था या प्रेरित है। ऑप्शन है दोस्तों विदेशी, ऑप्शन में सहकारी, जनता या फिर निजी। क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा, हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैंने पूछा है दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित था। ऑप्शन आपके पास में बेटा विदेशी, सहकारी, जनता या फिर आपका निजी। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं तो आंसर आप लोग सीधा मार दोगे दोस्तों, विदेशी हटा दो, सहकारी हटा दो, जनता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से जो प्रेरित है, आंसर आपका हो जाएगा जनता। सर जी, ज्योतिबा फूले ने 1873 में निम्नलिखित में से किस भाषा में गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था। किस पुस्तक को, गुलामगिरी पुस्तक। बेटा गुलामगिरी जो पुस्तक है, अंग्रेजी छोड़ो, मराठी भाषा में बेटा इस पुस्तक को लिखा गया था। गुलामगिरी को किस भाषा में लिखा गया था, मैंने आपको बताया मराठी भाषा में दोस्तों लिखा गया था। क्या इसमें कुछ और बात हो सकती है, इसमें कुछ और बात नहीं हो सकती है। इसमें 2 महिलाओं की बातों का वर्णन किया गया। किसकी बातों का वर्णन किया गया, एक का नाम था बेटा याद रखना डोडिब्बा, एक का नाम था बेटा याद रखना ढोडिब्बा, तथा एक का नाम था जिनको हम लोग दोस्तों जानते हैं ज्योतिबा के नाम से। एक का नाम था बेटा जिनको हम लोग जानते हैं ढोडिब्बा और एक का नाम था ज्योतिबा। इनके बारे में जो डिस्कस किया गया, इन दोनों पात्रों की डिटेल मराठी में लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी में है। ठीक है, समझ गए। आगे पढ़ते हैं और इस पुस्तक को ध्यान से समझना। 1873 में बेटा इस पुस्तक को लिखा गया था। 1885 में इस पुस्तक को क्या किया गया था बेटा, प्रकाशित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑप्शन मक्का और मटर आपके सामने है, जौ और चना है, धान और कपास है, गेहूं और दोस्तों आपके ज्वार है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 3 प्रकार का डाटा होता है। एक होता है जिसको हम लोग दोस्तों रबी की फसलें कहते हैं, एक फसल होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं चिल्ला चिल्लाकर ये खरीफ की फसलें हैं। एक फसलें बेटा होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जायद की फसलों के नाम से जानते हैं। जब हम लोग जायद की फसलें कहते हैं, ये वो फसलें होती हैं बेटा जो मार्च और जुलाई की तक होती हैं। सर जी, जो खरीफ की फसलें होती हैं ये वो फसलें होती हैं बेटा
जो आपकी मानसूनी फसलें होती हैं, कौन सी मानसूनी, रबी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, रबी की फसलें वो फसलें होती हैं तो याद रखना अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, और याद रखना दोस्तों मई जून के महीने में इनको काट दिया जाता है। मई जून के महीने में बेटा इनको काट दिया जाता है। जैसे आपके हो गए क्या, जैसे मान लो आपके एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं वगैरह, तो ये आपकी फसलें दोस्तों इस प्रकार से हो जाती हैं। जब रबी की फसलों की बात करोगे, खरीफ की बात करोगे, जायद की बात करोगे, आपके सामने आप ऑप्शन अपने आप लगा लो। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो सकता है। जब जायद की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये फल, सब्जियां, मौसमी फल आदि इसमें आ जाते हैं। खरीफ की फसलों में दोस्तों याद रखना इसमें हम लोग चावल हो गया, मक्का हो गया, दालें, मूंग वगैरह सब आपकी खरीफ में आ जाती हैं। बची हुई फसलें दोस्तों आप लोग रबी में ध्यान रखोगे, ठीक है, गेहूं, ज्वार इत्यादि। आगे बढ़ोगे दोस्तों, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। ऐसे जीवों का एक उदाहरण पहचाने जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले और नीचे रहने वाले दोस्तों होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और नीचे भी रह सकते हैं, उनको हम लोग किस नाम से, उनको हम लोग याद रखना जो प्लेक्टेंस के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग प्राणी प्लवक के नाम से जानते हैं। Which cities host the 2019 Military World Games organized by the International Military Sports Council? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य खेलों की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी? उस शहर को दोस्तों हम लोग वान चाइना के नाम से जानते हैं, वान चाइना के नाम से। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, इसमें टॉप पर जो देश आया था, ये कौन सा देश था? चाइना। अगर आपसे कह दिया जाए हमारा भारत किस स्थान पर आया था, हमारा भारत याद रखना 27वें स्थान पर आया था। आगे बढ़ोगे, अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय के प्रतिपादक थे? ऑप्शन में है दोस्तों जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या फिर आपका किराना घराना। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय, जयपुर हटा दो, ग्वालियर हटा दो, दिल्ली हटा दो, किराना घराना दोस्तों याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किराना घराना। जब आप मेरे साथ स्टैटिक जी के रेगुलर दोस्तों शाम को 8 बजे पढ़ते हो, 13 तारीख से 16 तारीख को छोड़कर, अभी 13 से 16 तारीख के बीच में ये क्लास आपको मिलेगी। इस क्लास आपको शायद 14 या 15 तारीख को देखने के लिए मिल रही होगी। तो दोस्तों ये जो आपकी क्लास आप ले रहे हो, जब ऐसी क्लासेस आप 13 से पहले जो आपने क्लासेस ली होंगी उसमें आपने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे देता हूं जैसे आप पेड कोर्स में मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत, अब मैंने आपको हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित जितने घराने हैं, उनकी स्थापनाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति और उस व्यक्ति का संबंध किससे है, ये पूरा टॉपिक बेटा मैंने आपको कवर कराया है। जब आप इन क्वेश्चंस को किसी किताब से कवर करते हो तब आपको इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो, आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको डिटेल्स में कवर कराया है। होप सो आपने कवर किया होगा। हु हैज टेकन ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द 8th टाइम? 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले आंसर याद रखना तेजस्वी, प्रमोद सावंत, अनुराग नारायण, नीतीश कुमार। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर याद रखना, इनकी पार्टी का नाम जेडीयू है जिसको जनता दल के नाम से जानते हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम तेजस्वी यादव आप लोग याद रखोगे। सर जी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की, कहां पर की? न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में, पेरिस में या फिर दोस्तों आपके नमस्ते लंदन में। मैंने बस इतनी सी बात आपसे पूछी है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की जो स्थापना बेटा की थी वह कहां पर की थी? न्यूयॉर्क हटा दोगे, बॉम्बे हटा दोगे, पेरिस हटा दोगे, लंदन क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना क्या कर दी थी। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों क्या रखोगे, इसका दोस्तों उद्घाटन कब किया गया था? इस भवन का इनॉग्रेशन दोस्तों कब किया गया था? इसका दोस्तों उद्घाटन जो है वो कब किया गया था? इसका जो उद्घाटन है वो 1 जुलाई 1905 को किया गया था। किसने किया था इसका उद्घाटन? दोस्तों याद रखना आपके हेनरी हेडमैन के द्वारा इसका दोस्तों क्या किया गया था? उद्घाटन कर दिया गया था। सर जी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय
इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार के द्वारा बेटा लागू की गई थी? ऐसा कौन सा राज्य है? एकमात्र राज्य कौन सा है जिसको दोस्तों हम लोग राजस्थान के तौर पर जानते हैं? किस तौर पर? राजस्थान के नाम पर दोस्तों जानते हैं। इसका एक्ट क्या है? इसको शुरुआत कब की गई थी नरेगा की? 2005 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 5-6। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। 4 युग्म हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक युग्म ऐसा है जो गलत है, बताओ कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उपयोग से संबंधित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध परिवार नियोजन कार्यक्रम से था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध महानवोन्मेष मॉडल से था। अब खुद दिमाग लगाओ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध क्या महानवोन्मेष से था? पहली पंचवर्षीय योजना नहीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध दोस्तों महानवोन्मेष नहीं था, क्योंकि महानवोन्मेष जो मॉडल है गणती मॉडल है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। किससे था? दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। और दोस्तों ध्यान रखो कि भारत के अंदर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, शायद ये सारी गलत हो। अच्छा, सही पूछा है दोस्तों, अरे वही तो मैं कहूं। अब मैं इकट्ठा बता देता हूं, आंसर खुद निकाल लेना। जो तीसरी सही पूछा मतलब 3 गलत है, उसको सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध याद रखना दोस्तों खाद्य उपयोग से है। किससे है बेटा? इसका संबंध याद रखना ओरिजिनल तौर पर खाद्य उपयोग से या उद्योग से था। तीसरी पंचवर्षीय योजना वो योजना थी 1961 से लेकर 1966 तक चलती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ दिया जाए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध बेटा किससे था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध आपके कृषि से था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध कृषि से था। 1979 से स्टार्ट होकर 1974 तक ये गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध बेटा किससे था? दूसरी, तो याद रखना दूसरी का संबंध था पूर्ण उद्योग से दोस्तों, पूर्ण उद्योग से या पीसी महानवोन्मेष मॉडल से। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, अच्छा दूसरी पंचवर्षीय योजना, अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या चल क्या रहा है ये? अच्छा आंसर दे दिया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। यही ऑप्शन दोस्तों एकमात्र ऑप्शन है जो पूरी तरीके से क्या है गलत है, यानी कि चतुर्थ वाला दोस्तों उठा लो। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये इसको हटा दो। प्रथम का संबंध किससे था? प्रथम का समय याद रखना कृषि, बिजली, सिंचाई इत्यादि से था। तो इसमें गलत कौन सा है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध परिवार नियोजन से। सही युग्म चुने दोस्तों। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध, चतुर्थ का संबंध कृषि परिवार नियोजन संबंधित है। तो ये ऑप्शन दोस्तों याद रखना सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपको गलत होके मिल जाएंगे। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये बात आप सबको पता है। कौन कौन सी? कि भाग 3 का संबंध, ये बात आप सबको पता है कि भाग 3 का संबंध फंडामेंटल राइट से था। ये बात सबको पता है कि भाग 4 का संबंध दोस्तों राज्य की नीति निदेशक से था। ये बात सबको पता है कि भाग 4 में 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कर दिया गया 1972 में, और करने के बाद में दोस्तों भाग 4 में 4A जोड़ दिया गया। और डीपीएसपी के आर्टिकल दोस्तों 36 से लेकर 51 तक जाते हैं, सिर्फ 51 तक। तो भाग 4A में आर्टिकल 51 का ए जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों किसकी सिफारिश पर? तो याद रखना ये सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह, ये सिफारिश की थी दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी ने। जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने दोस्तों इसकी सिफारिश कर दी थी, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताओगे उस समय प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों कौन था? उस समय प्रधानमंत्री के पद पर 1976 याद रखना, उस समय प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर महीने में दोस्तों मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाई जाती है? नहीं। काइट फेस्टिवल? नहीं। बीकानेर फेस्टिवल? नहीं। ओणम याद रखना, ओणम फेस्टिवल अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। भारतीय राज्य केरल के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल के अंदर। सर जी, और फसल कटाई से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी का शुभारंभ दोस्तों किया था? शुरुआत दोस्तों इसकी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होती है? इसकी शुरुआत आप लोग ध्यान रख सकते हो कि मिशन कुशल कर्मी गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली। आंसर क्या होगा? मिशन कुशल कर्मी जो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब हटा दो, दिल्ली क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर
कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? बात हो रही है दोस्तों यूथ ओलंपिक गेम्स की। यूथ ओलंपिक गेम्स का संबंध दोस्तों लुसाने से है। सिंगापुर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखोगे। इनका संबंध दोस्तों आपके सिंगापुर से था। इनका आयोजन 2010 में बेटा किया गया था। कब से कब तक किया गया था? इनका शुभारंभ 14 अगस्त से स्टार्ट होकर 14 अगस्त से स्टार्ट होकर 26 अगस्त तक इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया था। यहाँ पर दोस्तों एथलीट थे, किस एज के एथलीट थे? युवा का मतलब है 15 से 18, तो 15 से 18 के बीच में दोस्तों यहाँ पर एथलीट उपयोगी थे। सर जी कांटेदार झाड़ियों में क्या पाए जाती हैं? गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, शीत ध्रुवीय जलवायु, इनमें से कोई नहीं। कांटेदार झाड़ियों में पाए जाते हैं क्या? कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? कमेंट करो। कांटेदार झाड़ियों में क्या पाया जाता है? कमेंट करो। कांटेदार झाड़ियां, चलिए यहाँ तक चीजें कवर हुई। तो कांटेदार झाड़ियां पाए जाते हैं दोस्तों। कांटेदार झाड़ियों में क्या पाया जाता है? आंसर याद रखना, गर्म और आर्द्र नहीं, गर्म और आर्द्र नहीं, शुष्क ड्राई। तो याद रखना गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु कांटेदार झाड़ियों में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये झाड़ियां कहाँ मिलती हैं? ये झाड़ियां दोस्तों आपके उत्तर भारत की बात करोगे सिर्फ, क्योंकि गुजरात आपका हो गया गर्म जलवायु से, और सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखना आपका राजस्थान, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आपका राजस्थान। बुंदेलखंड का एरिया देख लो जाके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भी आप यहाँ पर ऐड करो। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और बुंदेलखंड ध्यान रखना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश भी ऐड करोगे। और आप लोग यहाँ पर हाँ 2 राज्य और ऐड करोगे। एक का नाम दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलता है, एक राज्य आपका हरियाणा। यहाँ पर भी आपको अर्ध शुष्क क्षेत्र दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। सर जी विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात? दोस्तों इनमें से इन 4 ऑप्शन में एक का संबंध ऐसा है जिसका संबंध गुजरात से कतई नहीं है। गरबा का संबंध गुजरात से, डांडिया गुजरात से, विदेशिया का संबंध बेटा कहाँ से है? विदेशिया का संबंध याद रखना आपके विदेशिया का संबंध आपके बेटा बुंदेलखंड से है, और बुंदेलखंड का संबंध आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। गरबा, डांडिया और गुजरात सबको उठाकर कहाँ पर ले जाओगे दोस्तों? आप लोग गुजरात में ले जाओगे। और जहाँ पर गरबा डांस को ध्यान रखना दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया है। हु क्लासिकल डांसर वाज रिवार्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2003? तो दोस्तों सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का नाम याद रखना दोस्तों, सोनल मानसिंह का नाम याद रखना, भारत की पहली नृत्यांगना। सोनल मानसिंह का नाम याद रखना बेटा कि यह भारत की पहली, कि यह दोस्तों भारत की पहली डांसर हैं, यह दोस्तों भारत की पहली डांसर हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2003 में बेटा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या क्वेश्चन ये पूछता है डांसर किस चीज की हैं? तो याद रखना दोस्तों, इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है, और बाई चांस ऑप्शन में ना मिले तो सादर मिल जाएगा, और ना मिले तो याद रखना उड़ीसी मिल जाएगा। ठीक है, इनका संबंध भरतनाट्यम तथा उड़ीसी से था। सर जी द तमिल वर्ड और नाम है मुवेदार। तो मुवेदार का अर्थ दोस्तों क्या होता है, जिसको मुंवेदार के नाम से जाना जाता है? दम, महात्म, मुखिया, अमीर या तीन प्रमुख। तीन का प्रमुख क्या कहा जाता है? तीन का प्रमुख। ये तीन शब्द निकल के आया जब दोस्तों दक्षिण भारत में एक युद्ध हुआ, और इन तीन के तीन कौन थे दोस्तों? तीन परिवार कह सकते हो, तीन परिवार, जिनमें से एक का नाम था दोस्तों आपके चोल, एक का नाम था जिनको हम लोग चेर कहते हैं, और एक का नाम दोस्तों आपके पांड्य था। युद्ध नहीं था, दक्षिण भारत में ये तीन परिवार थे, एक था दोस्तों चोल, चेर, और एक था आपके दोस्तों पांड्या। सर जी 2003 में किस शास्त्रीय नर्तक को पद्म विभूषण ये हो चुका है? सोनल मानसिंह का नाम आपको मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? बेटा जब हम लोग कोयले की बात करेंगे, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको अभी 2-3 दिन पहले कोयला दिवस के बारे में पढ़ाया था, और जिस दिन कोयला दिवस पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 1 था, कोयला दिवस नेट पर सर्च करो कब मनाया जाता है, और जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन की मेरी करंट अफेयर की क्लास कवर करो जाकर, पूरा टॉपिक आपको कोयले के दोस्तों मिल जाएगा, जहां पर मैंने पढ़ाया है कोयले का सबसे अच्छे भाग को हम लोग दोस्तों एंथ्रेसाइट कहते हैं। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है, नंबर 2 पे लिग्नाइट होता है, नंबर 3 पे बिटुमिनस होता है, नंबर 4 पर दोस्तों पीट होता है। 4 के चारों मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्यों, क्या, कैसे, भारत का स्थान, भारत के अंदर आधुनिक तौर पर खुदाई कब हुई, नॉर्मल तौर पर खुदाई कब हुई, प्राचीन काल में खुदाई कब हुई, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, भारत के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, विश्व में कौन स्थान पर भारत है, भारत के अंदर टॉप पर कौन है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बैक्टीरियल फ्लैगेलम के 3 भाग कौन से होते हैं? बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है। फिलामेंट, पुच और हुक का नाम याद रखना दोस्तों, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट हुक और ये रहा आपका दोस्तों फिलामेंट बॉडी, एक आपका फिलामेंट और एक आपका हुक, ये दोस्तों 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सर जी यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? CaCl2 याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, जिप्सम। बेटा जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है? जिप्सम। इसको याद रखना हम लोग सेलेनाइट के नाम से, इसको हम लोग दोस्तों सेलेनाइट के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखिए। सर बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा को दोस्तों हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा आपके पेपर में कह दिया जाए, वॉशिंग सोडा को दोस्तों हम लोग Na2CO3 के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सोडियम, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और जो बचा हुआ है वही क्वेश्चन का आंसर, यौगिक CaCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, परंतु इसको किस नाम से और जाना जाता है? इसको बेटा याद रखना हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसको हम लोग किस नाम से? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से दोस्तों जानते हैं। इस प्रकार से डाटा कवर हो गया। मतलब यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम, रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का सूत्र नॉर्मल नेम, बेकिंग सोडा का सूत्र नॉर्मल नेम, और जिप्सम का सूत्र और उसका नाम। आगे बढ़ोगे, इन AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स competition the bout must consist of each round of that minute of dash minute। AIBA बॉक्सिंग जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड डैश मिनट का होना चाहिए, नहीं होता है दोस्तों याद रखना 2-2 मिनट का होता है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके AIBA की,
AIBA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग, इसका बेटा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय सर्जी लुशाने, इसका मुख्यालय लुशाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में सर जी प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इसके प्रेसिडेंट का नाम है उमर क्रेमलेव, इसके प्रेसिडेंट का नाम उमर क्रेमलेव। यह दोस्तों याद रखना आपके रसिया के रहने वाले हैं। कहाँ के, रशिया यानी कि रूस के रहने वाले हैं। तो AIBA बनता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, स्थापित 1946 में, मुख्यालय लुशाने स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट का नाम उमर क्रेमलेव जो रसिया के रहने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द इंडियन हिमालयाज, इंडियन हिमालयाज। मैंने बस इतनी सी बात पूछ दी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से दोस्तों निकलती है। इनमें से कोसी, गंडक छोड़ दो, यमुना। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दोस्तों हो जाता है यमुना, जो कि दोस्तों यमुना की बात की जाए, यमुना की हम लोग बात करते हैं जो कि गंगा की सबसे बड़ी, जो कि दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी दोस्तों, जो कि गंगा की सबसे बड़ी क्या बन जाती है, सहायक नदी दोस्तों बन जाती है। ये निकलती कहाँ से है, तो याद रखोगे दोस्तों यह आपके यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और दोस्तों यमुना गंगोत्री से निकलती है, जैसे ही दोस्तों निकली वैसे ही ये इंटर होती है प्रयागराज में। और बेटा जैसे ही ये प्रयागराज में इंटर होती है तो प्रयागराज में दोस्तों ये मिल जाती है। प्रयागराज में किससे मिलती है दोस्तों, ये आपके प्रयागराज में बेटा गंगा से मिल जाया करती है, गंगा से दोस्तों मिल जाया करती है। बहती किधर है यमुना, उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखना दोस्तों, उत्तर से, याद रखना बेटा, उत्तर से बेटा याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जिसको आप लोग यमुना नदी के नाम से दोस्तों जानते हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए सर इसकी सहायक नदियों में हम लोग किस किस को गिनते हैं, बेटा सहायक नदियों में हम लोग चंबल को गिनते हैं, सहायक नदियों में हम लोग सेंगर को गिनते हैं दोस्तों, हम लोग छोटी सिंधु को भी गिनते हैं, छोटी सिंधु के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बेतवा नदी केन परियोजना न्यूज में है, तो केन नदी, ये सारी दोस्तों उत्तर से दक्षिण बहने वाली यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और एक आपकी कैन। ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। यमुना के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, एक आगरा और एक दिल्ली। ये दोनों पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं। आगरा यूपी और दिल्ली का नाम पता है। यमुनोत्री से दोस्तों क्या निकलती है आपको पता चल गया, यमुनोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना और गंगोत्री से गंगा निकलती है। लेकिन ये नदियां दोस्तों अलग अलग, देखो यहाँ तक अलग अलग आती हैं, और जहां पर ये मिलती है ना बेटा, जहां पर ये मिलती है ये स्थान आपका क्या बन जाता है, आपको पता चल गया। ठीक है, यहीं पर पड़ता है संगम कहाँ, इलाहाबाद। सर जी अनंतराज सागर तालाब का निर्माण शासकों ने करवाया, किस शासकों के द्वारा, याद रखना दोस्तों विजयनगर शासकों ने करवाया था अनंतराज सागर तालाब का निर्माण। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ोगे सर जी कि एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए हैं। बेटा एशियन गेम्स के बारे में आपसे पूछा गया है। कौन से गेम पूछे गए, एशियन गेम्स। अगर मैं आपसे एशियन गेम्स की बात करूं, एशियन गेम्स का एडिशन कौन सा था, बेटा एशियन गेम्स का 18वां एडिशन था। 18वां एडिशन याद रखना 2018 में हुआ। ठीक है, हाँ। अगर पेपर में कह दिया जाए इसको होस्ट कहां पर किया गया, तो आपका आंसर जो होगा वह दोस्तों इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ दूं एक क्वेश्चन
हमारे भारत का प्रतिनिधित्व क्या था? हमारा भारत दोस्तों, हमारे भारत ने कुल मिलाकर 69 पदक जीते थे। और हमारा भारत दोस्तों मेडल टेबल में, और हमारा भारत बेटा मेडल टेबल में याद रखना 8वें स्थान पर था। हमारा भारत मेडल टेबल की बात की जाए बेटा 8वें स्थान पर था। हमारे भारत ने कुल मिलाकर दोस्तों गोल्ड मेडल 15, सिल्वर मेडल 24, ब्रॉन्ज कितने जीते थे? 30 हमारे भारत ने बेटा ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब बात आती है 4 साल बाद होते हैं, तो अब 2022 में हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। कौन सा? 19वां संस्करण। होस्ट किसने किया? तो दोस्तों याद रखना 18 में किया था इंडोनेशिया ने, और 22 में दोस्तों किया है आपके चाइना के द्वारा। किसने बेटा किया है? चाइना ने। भारत मेडल टेबल में किस स्थान पर? कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज? करंट अफेयर का है, कवर करो आगे। और ये मत कहना सर कवर करा दो, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार। आगे बढ़े। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ, तो वह मुगल सम्राट कौन था? उस मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह जफर था। उसका नाम दोस्तों बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर कौन सा था? 1857 की बात है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और 19वां शासक था। सर जी, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। आराम करना है, आराम जरूर कर लो। नहीं, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। आराम करना, गति कम होना नहीं, परवलिक नहीं, स्वतंत्र रूप से गिरना बेटा, स्वतंत्र रूप से गिरना। आगे बढ़ोगे। सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर होता है? मतलब सकल प्राथमिक घाटा की परिभाषा, वही इसका आंसर है। सोचिए, राजस्व घाटा और ब्याज प्राप्तियों के बीच का अंतर सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है। सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज की प्राप्तियां नहीं, ये दोनों दोस्तों ऑप्शन आपके लॉजिक ही नहीं है। सकल प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान, ये भी नहीं होगा। सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज में जो देनदारियां होती हैं, ब्याज देना, उसमें आपकी देनदारी है, नहीं दे पा रहे हो, तो याद रखना सकल प्राथमिक घाटा होता है वो। अगला क्वेश्चन नहीं, बस इतने आपके दोस्तों काफ़ी है यहाँ तक। ठीक है, अब कुछ नहीं है आपके सामने। ये पूरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सामने यहाँ तक कवर हुआ। तो मैंने जो ये सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, सिर्फ 4 दिन की बात है मेरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी विश्वास बनाए रखिएगा। वैसे मैं रेगुलर आपके साथ में हूँ और 4 दिन आपके गैप हो जाते हैं, लेकिन मैं ये एक सेशन रिकॉर्ड करके इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का मतलब है, मैं फिर से आपसे कहूँगा, कोई कमेंट आपकी हो तो बता सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, मेरा नंबर ऑलवेज ऑन रहेगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं अपडेट आपको चैनल पर देता रहूँगा, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर। तैयारी को अच्छी तरीके से कवर करते रहो, रिवीजन दोस्तों कवर करते रहिएगा। मैं 16 तारीख को वापस आ जाऊँगा, 17 तारीख को क्लास लूँगा आके, लेकिन शाम को। 17 तारीख को जो लाइव क्लास होगी वो आपको शाम को होगी और बहुत बेहतर तरीके से होगी। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होना। 17 तारीख को जब मैं आऊँगा तब आपकी सारी करंट अफेयर जो 3-4 दिन की गैप में मारूंगा, वो सारी करंट अफेयर आपको कवर करा दूंगा। करंट अफेयर भी सुबह रेगुलर होगी, शाम को स्टैटिक भी रेगुलर होगी, लेकिन क्लास में प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन 4 दिन के लिए। हो गया क्लियर? तो फिलहाल मैं सेशन को दोस्तों मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलूंगा ऑन टाइम पर फिर से आपसे कल। तब तक के लिए सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।